हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री की। यार, हमने सोचा थोड़ा सा कुछ नया करते हैं, तो आज जो हम बात करेंगे वो एंशिएंट हिस्ट्री की बात करेंगे। इससे पहले की क्लास अगर आप लोगों ने अटेंड नहीं की तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, आप वहां से भी जाकर के सारी क्लासें अटेंड कर सकते हैं। बाकी अगर और भी क्लासें देखनी है तो यार बाकायदा प्ले लिस्ट में उसको सजा दिया गया है, आप वहां से भी जाकर के सारी क्लास अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आज जो हम बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में वो है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसकी बात आज हम इस क्लास में करेंगे और इतने बेहतरीन ढंग से करेंगे कि अगर यहां से क्वेश्चन आता है तो वो हमारे आंखों के नीचे से जाना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इससे रिलेटेड पहले से भी कई क्लासें अवेलेबल हैं, आप लोग देख सकते हैं। बाकी आज जो हम बात करेंगे इस सिंधु घाटी सभ्यता में वो बात करेंगे यानी सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसमें यार हम लोगों ने काफी सारी चर्चाएं की थी, लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो इसमें हम बात करने वाले हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में या सिंधु घाटी सभ्यता की हमारी सामाजिक स्थिति कैसी थी, राजनीतिक स्थिति कैसी थी, इसकी धार्मिक कंडीशन क्या थी एवं आर्थिक कंडीशन इसकी क्या थी। यार, हम लोग पहले भी जान चुके हैं या जानते भी हैं कि किसी भी सभ्यता को अगर समझना है, बड़े ही बेहतरीन ढंग से अगर समझना है, तो उस समाज की या उस सभ्यता की हमको यार जानकारी एकत्रित करनी होगी। किसके रिलेटेड? उसकी सामाजिक स्थिति पता होनी चाहिए, उसकी आर्थिक स्थिति पता होनी चाहिए, आर्थिक के साथ साथ धार्मिक और सामाजिक स्थिति भी क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो जिससे हम बड़े ही बेहतरीन ढंग से उस सभ्यता के बारे में या उस शहर के बारे में बड़े बेहतरीन तरीके से अध्ययन कर पाएंगे या समझ पाएंगे। तो उसी का अध्ययन आज हम करेंगे इस सिंधु घाटी सभ्यता में। वो पहली बात करूंगा मैं, कौन सी पहली बात करूंगा? सामाजिक स्थिति एंड दूसरी बात करूंगा राजनीतिक स्थिति। तीसरी बात करूंगा आर्थिक स्थिति की, आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति के बाद जो हम बात करेंगे, चौथी जो बात करेंगे वो बात करेंगे धार्मिक स्थिति की। धार्मिक स्थिति की बात हम करेंगे। तो इन चारों को हम ऐसे पढ़ेंगे कि यार इससे रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन बनता है तो वो यार हमारे हाथों से तो नहीं जाना चाहिए, बाकी और किसी के उसमें जाता है फेवर में तो वो हम देखेंगे। ठीक है, बाकी जो आज बात करेंगे वो इन्हीं चारों की बात हम करेंगे। हो जाता है तो बेटर है, नहीं होता है तो और बेटर है। ठीक है, तो पहला हम जो इसमें देखेंगे वो देखते हैं सामाजिक स्थिति। क्या देखते हैं? सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति ना देख करके हम यहां से शुरुआत करते हैं। राजनीतिक स्थिति से अपने अध्ययन को या इस चैप्टर को हम यार स्टार्ट करते हैं। ठीक है,
पहला देखते हैं राजनीतिक स्थिति। ठीक है, राजनीतिक स्थिति हम देखते हैं, यानी पॉलिटिकल कंडीशन इसकी क्या थी। पॉलिटिकल कंडीशन ठीक है, इसकी बात हम करेंगे। तो इसमें यार हम ये देखते हैं कि राजनीतिक स्थिति में सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक स्थिति में हम ये बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में आखिर क्या लोकतंत्र था। जैसे आज हम लोग देखते हैं इंडिया में लोकतंत्र है, उसी प्रकार से क्या सिंधु घाटी सभ्यता में लोकतंत्र था। लोकतंत्र था या प्रजातंत्र था, या राजतंत्र था। तो आखिर किस तरीके की कंडीशन थी हमारे सिंधु घाटी सभ्यता में, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मैंने पहले भी बताया किसी भी सभ्यता को अगर समझना है तो उसकी सामाजिक स्थिति, आर्थिक कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन, सोशल कंडीशन एंड जो भी हमारी धार्मिक कंडीशन है उसको यार हमको समझना पड़ेगा, तो बड़े ही बेहतरीन तरीके से हम उस सभ्यता के बारे में समझ पाएंगे या जान पाएंगे। तो देखते हैं इस लोकतंत्र में प्रजातंत्र थी या राजतंत्र थी, आखिर कैसी व्यवस्था थी सिंधु घाटी सभ्यता में, इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इस सिंधु घाटी सभ्यता में, जैसे यार हम लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से हमको यार पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, पुरातात्विक साक्ष्य के साथ साथ हमको साहित्यिक साक्ष्य के साथ साथ लिखित प्रमाण भी मिला है। लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता से हमको लिपि प्राप्त हुई है उसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, जिसके कारण हमको स्पष्ट रूप से ये नहीं पता चल पाता है कि आखिर सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार की व्यवस्था हमारी थी या किस प्रकार की शासन प्रणाली यहाँ पे लागू थी। क्या वो राजतंत्र था या प्रजातंत्र था या लोकतंत्र था, ये साहित्यिक स्रोतों के अभाव के कारण या पुरातात्विक स्रोतों के अभाव के कारण हमारा क्या होता है, स्पष्ट जानकारी इसकी नहीं मिलती है। ठीक है, लेकिन फिर भी हमको जो पुरातत्वविदों द्वारा जो भी हमारे खुदाई में सामान मिले या जो भी चीजें हमको मिली, उसी के अनुसार हम यह कल्पना करते हैं या अनुमान लगाते हैं कि हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता में हमारी ये चीज रही होगी। ठीक है, तो केवल और केवल हम लोग कल्पना ही करते हैं जो हमारे सामान मिले हैं, बाकी स्पष्ट रूप से हमको ये जानकारी नहीं मिलती है कि यहाँ पे किस प्रकार की शासन व्यवस्था लागू थी। लेकिन फिर भी यहाँ पे हम लोग एक चीज ये देखते हैं कि जो पुरातत्वविद लोग थे या जो इतिहासकार लोग थे, उन्होंने ये अनुमान लगाया ज्यादातर कि यहाँ की जो शासन प्रणाली थी वो पूरी तरीके से पुरोहितों के अंडर में चलती थी। किसके अंडर में? पुरोहितों के अंडर में चलती थी। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पे हमको एक पुरोहित की मूर्ति मिलती है, एक पुरोहित की हमको मूर्ति मिलती है, यानी एक प्रकार से शिल्प कला ही थी, तो वो हमको यहाँ से प्राप्त हो जाती है, जिस कारणवश जो भी हमारे विद्वान लोग हैं, इतिहासकार के या पुरातत्वविद लोग हैं, वो ये अनुभव करते हैं या कल्पना करते हैं कि यहाँ पे जो भी हमारा शासन व्यवस्था लागू था वो पुरोहितों के अंडर में चलती थी। और एक बात ये भी बोलते हैं कि पुरोहितों के साथ साथ व्यापारी वर्ग का भी यहाँ पे प्रभुत्व ज्यादा था। ठीक है, व्यापारी वर्ग के लोग भी इस शासन व्यवस्था को क्या करते थे?
अपने कंट्रोल में, अपने अंडर में यार करते थे, या उनके द्वारा भी यहाँ की शासन व्यवस्था चलाई जाती थी। ठीक है, तो इतनी बात याद रखनी है। और इन सब के अलावा, इन सब से परे भी यार एक बात ये भी बोला विद्वानों ने, या इतिहासकारों ने, या पुरातत्वविदों ने, या आर्कियोलॉजिस्ट लोग जो थे, उन्होंने ये भी बोला कि इस नगरीय सभ्यता को चलाने के लिए एक नगर निगम जैसी इकाई भी बनाई जाती थी, या नगर निगम जैसी शासन प्रणाली यहाँ पे लागू थी। ठीक है, तो इन सब के द्वारा यहाँ की राजनीतिक स्थिति का अध्ययन हम लोग करते हैं, या इन सब के द्वारा राजनीतिक जो स्थिति थी या जो शासन व्यवस्था थी वो यहाँ पे बड़े ही बेहतरीन ढंग से चलाई जाती थी। लेकिन इसका कोई प्रमाण हमको एकदम वेल एग्जैक्ट हमको प्रमाण नहीं मिलता है। केवल और केवल हम पुरातत्वविदों के माध्यम से ये हम केवल और केवल क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं या कल्पना करते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमको याद रखनी है, हमको याद रखनी है। फिलहाल मैं एक दो पॉइंट में इसी को लिख दे रहा हूं, तो आप लोग नोट कर सकते हैं। देखते हैं मैंने क्या बोला कि यहां की शासन व्यवस्था, शासन या सिंधु घाटी सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता की शासन व्यवस्था पुरोहितों के माध्यम से या व्यापारी वर्गों के माध्यम से या इनके प्रभुत्व में चलाई जाती थी। क्योंकि यहां पे यार इस नगर में व्यापार बहुत ही ज्यादा फेमस था। यहाँ के अधिकतर लोग व्यापार पर निर्भर थे, बहुत ज्यादा व्यापार वर्ग का प्रभुत्व भी था। इसी कारणवश व्यापारी वर्ग भी और पुरोहितों के माध्यम से यहाँ की शासन व्यवस्था क्या होती थी, चलाई जाती थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ की शासन व्यवस्था को बेहतर ढंग से चलाने के लिए नगर में नगर निगम जैसी इकाई भी बनाई जाती थी। नगर में नगर निगम जैसी इकाई भी बनाई जाती थी। नगर निगम जैसी इकाई भी क्या की जाती थी, बनाई जाती थी। यार नगर निगम जैसी प्रशासन व्यवस्था भी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती थी। ठीक है, तो ये राजनीतिक स्थिति से रिलेटेड 2-3 फैक्ट हमको याद रखने हैं। 2-3 फैक्ट याद रखने हैं कि एकदम एग्जैक्ट नहीं, ये सारी चीजें वहां पे थी। ठीक है, लेकिन हम और देखते हैं कि एक थे हमारे पिगट महोदय, ये भी हमारे एक विद्वान ही हैं या इतिहासकार मान सकते हैं। इनके द्वारा ये बोला गया कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो भी हमारी राजधानी थी ना, वो मोहनजोदड़ो थी और हड़प्पा थी। ये दोनों जुड़वा राजधानी के नाम से भी
जानी जाती हैं। तो एक पॉइंट इसको भी लिखते हैं कि पिगट महोदय द्वारा, पिगट नोट में लिख लो, नोट में पिगट महोदय द्वारा मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा दोनों जुड़वा राजधानी के रूप में जानी जाती है। ठीक है, पिगट महोदय द्वारा ये बोला गया कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों हमारी क्या हैं, जुड़वा राजधानियां हैं। किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता की। किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता की। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें अभी तक हम लोगों ने पढ़ी। ठीक है, बात करते हैं इसके आगे की। इसके बाद जो हम देखते हैं वो ये देखते हैं कि एक नोट पॉइंट और लिखते हैं, नोट पॉइंट ना डाल करके या कुछ और देखते हैं, यानी नोट पॉइंट ही डालते हैं। नोट ये डालते हैं कि हंटर महोदय द्वारा ये कहा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में कि मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था जो थी राजतंत्रात्मक ना हो करके जनतंत्रात्मक थी। जनतंत्रात्मक व्यवस्था थी। यार हंटर महोदय के द्वारा, ये भी एक विद्वान ही हैं, इतिहासकार हैं, तो इनके द्वारा ये अनुमान लगाया गया या ये बोला गया सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में कि हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें जो मोहनजोदड़ो वगैरह की जो भी हमारी शासन व्यवस्था है वो यार क्या थी, वो पूरी तरीके से क्या नहीं थी, राजतंत्रात्मक व्यवस्था यहाँ पे नहीं थी, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। यार राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की जगह यहाँ पर क्या थी, यहाँ पे जो व्यवस्था थी वो राजतंत्रात्मक नहीं थी, वो कौन सी व्यवस्था थी, जनतंत्रात्मक व्यवस्था थी। यानी राजतंत्रात्मक ना होकर के जनतंत्रात्मक व्यवस्था यहाँ पे थी। अब यार ऐसा क्यों, यानी राजतंत्रात्मक क्यों नहीं थी, राजतंत्रात्मक इस कारणवश नहीं थी क्योंकि यहाँ पे हमको जो प्रमाण मिलते हैं या जो साक्ष्य मिलते हैं वो यार जनतंत्रात्मक टाइप के मिलते हैं। क्या मिलता है, जनतंत्रात्मक टाइप का मिलता है। यानी यहाँ पे राजतंत्रात्मक ना होने से तात्पर्य ये है कि ना ही यहाँ पे कोई राजा का महल मिला है, ना ही सैनिक व्यवस्था मिली है, ना ही राजा या सैनिक जैसी प्रशासन व्यवस्था मिली है, पूर्ण रूप से यहाँ पे शांति प्रिय व्यवस्था मिली है और ना ही यहाँ पे अस्त्र और शस्त्र के प्रमाण मिलते हैं। तो इसी कारणवश ये हमारे हंटर महोदय द्वारा ये कहा गया कि यहाँ पे राजतंत्रात्मक व्यवस्था ना हो करके कौन सी व्यवस्था थी, तो ये जनतंत्रात्मक व्यवस्था देखने के लिए मिल जाती है।
तो ये फैक्ट भी हमको याद रखना है। ठीक है, तो फाइनली ये थी हमारी राजनीतिक स्थिति। किससे रिलेटेड? ये राजनीतिक स्थिति थी सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड। ठीक है, फिर भी इसको आप लोग बार बार अगर समझ में नहीं आता है तो रिवाइंड करके फिर से देखोगे तो समझ में आएगा, और मेरी बातों पे ज्यादा फोकस करोगे इस बोर्ड की अपेक्षा। ठीक है, तो ज्यादा ही आप लोग समझ पाओगे या सहजता महसूस होगी। ठीक है, बात करते हैं सामाजिक स्थिति की कि यहाँ की सामाजिक स्थिति हमारी कैसी थी। ठीक है, सामाजिक स्थिति, सोशल कंडीशन, सोशल कंडीशन। ठीक है, सोशल कंडीशन में क्या देखते हैं? जैसे ही हम यार ये भी जानते हैं कि जैसे हमारी राजनीतिक स्थिति थी वैसे ही हमारी सामाजिक स्थिति भी है। किसी भी सभ्यता को समझने के लिए, नगरीय व्यवस्था को समझने के लिए, समाज या अदर जो भी चीजें हैं, आर्थिक कंडीशन, धार्मिक कंडीशन, सारी चीजें यार समझनी इंपॉर्टेंट होगी। तो उस सभ्यता के बारे में हमको बेहतर जानकारी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो देखते हैं सामाजिक स्थिति कैसी थी। तो जैसे ही हमको यार पूरा तत्वविदों द्वारा जो भी खुदाई के प्रमाण मिले हैं या खुदाई से जो भी हमको साक्ष्य प्राप्त होते हैं, उन्हीं के आधार पे हम यार अनुमान लगाते हैं कि यहाँ की सामाजिक स्थिति ये रही होगी। हमको यहाँ पे लिपि भी मिलती है, साहित्यिक स्रोत भी मिलते हैं, या हमको यार जो भी लिखित प्रमाण भी मिलता है, लेकिन हम लोग यार उस लिपि को या उस साहित्यिक स्रोत को आज तक भी पढ़ा नहीं जा सका है। तो जिसके अभाव के कारण हम पूरे एग्जैक्ट तरीके से ये नहीं बता सकते हैं कि यहाँ पे जो भी हमारी कंडीशन थी वो सोशल कंडीशन कैसी थी, लेकिन फिर भी पूरा तत्वविदों द्वारा ये अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पे जो सोशल कंडीशन थी वो पूरी और पूरी तरीके से मात्र सत्तात्मक व्यवस्था अपनाई गई थी, मात्र सत्तात्मक व्यवस्था अपनाई गई थी। तो यहाँ की जो सामाजिक स्थिति थी, सामाजिक स्थिति थी वह पूरी तरीके से मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी। मात्र सत्तात्मक से तात्पर्य क्या है कि पूरी तरीके से महिलाओं के प्रभुत्व में, महिलाओं का प्रभुत्व परिवार में ज्यादा था। ठीक है, और ये जो परिवार होता था, ये समाज की, यह जो परिवार होता था, यह समाज की सबसे छोटी इकाई होती थी। तो इस परिवार में महिलाओं का प्रभुत्व ज्यादा था। इस कारणवश यानी यहाँ पे मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी, महिलाओं का प्रभुत्व ज्यादा था।
इस कारणवश यहाँ की जो सामाजिक स्थिति थी, इससे हमको ये जानकारी मिलती है कि इस समाज की या सिंधु घाटी सभ्यता की जो भी हमारे सामाजिक स्थिति थी, उसमें महिलाओं का प्रभुत्व सर्वश्रेष्ठ देखने के लिए मिल जाता है परिवार में। और समाज की जो भी सबसे छोटी इकाई होती थी, वह हमारी क्या होती थी? वो समाज की जो सबसे छोटी इकाई होती थी, वो होती थी परिवार। यानी परिवार में महिलाओं का बोलबाला ज्यादा था पुरुषों की अपेक्षा में। ठीक है, पुरुषों की अपेक्षा में महिलाओं का प्रभुत्व सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। ठीक है, तो इतनी बातें यार समझ गए होंगे, हम लोग इतनी सारी चीजें समझ गए होंगे। बात करते हैं इसके आगे की, इसी सामाजिक व्यवस्था में। तो यार इतनी सारी चीजें हम यहाँ पे समझ गए होंगे कि परिवार में मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी। क्या थी? मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी। यानी माता का दर्जा, माता का दर्जा परिवार में सबसे बड़ा होता था, सबसे बड़ा होता था। ठीक है, क्या होता था? सबसे बड़ा होता था। ऐसा क्यों होता था? मात्र सत्तात्मक व्यवस्था क्यों होती थी? क्योंकि यहाँ पे इस समाज में मात्र सत्तात्मक व्यवस्था इस कारणवश होती थी कि यहाँ पे मातृदेवी की पूजा की जाती थी। किसकी पूजा? मातृदेवी की पूजा के साक्ष्य भी हमको मिलते हैं। इसी कारणवश या उर्वरता की देवी की पूजा के साक्ष्य। इसके अलावा हिंदू देवी देवताओं के मात्र देवी की पूजा के साक्ष्य हमको मिलते हैं। इसी कारणवश यार हम ये अनुमान लगाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी हमारी व्यवस्था थी, वो मात्र सत्तात्मक व्यवस्था हमारी पाई जाती थी, पितृ सत्तात्मक व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, तो ये चीजें हमको याद रखनी है कि यहाँ पे कैसी व्यवस्था या कैसी शासन व्यवस्था या कैसी सामाजिक व्यवस्था देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि यार यहाँ पे जो वर्ण व्यवस्था थी, समाज में वर्ण कितने प्रकार के थे। सिंधु घाटी सभ्यता में जो वर्ण यानी जिसको हम लोग जाति बोलते हैं ना, जाति व्यवस्था, तो वो जाति व्यवस्था किस प्रकार की थी या कौन कौन सी जाति व्यवस्था थी, इसको हम लोग देखते हैं। तो समाज में जो भी हमारी वर्ण व्यवस्था थी, इसका भी कोई एग्जैक्ट पॉइंट हमको नहीं मिलता है। ठीक है, इसका भी एग्जैक्ट हमको नहीं पता है। केवल और केवल जो भी हमारे इतिहासकार हैं या पुरातत्वविद के लोग हैं, उन्हीं के अनुसार हम ये अनुमान लगाते हैं कि हाँ, ये हमको ये सारा सिस्टम यहाँ पे रहा होगा। ठीक है, बाकी एग्जैक्ट हमको नहीं पता चलता है। लेकिन हम जैसे ही इसके बाद, इस चैप्टर के बाद हम लोग वैदिक काल को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? वैदिक सभ्यता को पढ़ेंगे।
तो वहां पे हम लोग ये पढ़ने का प्रयास करेंगे या ये अध्ययन करने का प्रयास करेंगे कि जो भी हमारी वैदिक सभ्यता में जो वर्ण व्यवस्था थी, वो वर्ण व्यवस्था हमारी कैसी थी, वो 4 प्रकार में यानी 4 वर्गों में वहां की वर्ण व्यवस्था डिवाइड थी। कौन कौन सी? एक हो गया क्षत्रिय, क्षत्रिय के बाद ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद वैश्य, वैश्य के बाद शूद्र। इन 4 वर्गों में हमारी वैदिक सभ्यता की वर्ण व्यवस्था हमारी डिवाइड थी। लेकिन यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। यहाँ पे एग्जैक्ट हमको जानकारी ही नहीं प्राप्त होती है। हाँ, आप ही बताओ, यहाँ पे कोई एग्जैक्ट जानकारी ही जब हमको प्राप्त नहीं होती है तो हम ये कैसे जान पाएंगे कि यहाँ पे कितने प्रकार की हमारी वर्ण व्यवस्था थी समाज में। लेकिन एक अनुमान ये जरूर लगाया जाता है, एक अनुमान ये जरूर लगाया जाता है कि यहाँ की जो वर्ण व्यवस्था थी वो थी हमारी पेशे से रिलेटेड, यानी जो व्यक्ति जिस प्रकार का कार्य करता था उसको उसी वर्ण व्यवस्था में डाल दिया जाता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई यार कुम्हार वगैरह है तो उसको यार वही बोलेंगे कि वो कुम्हार जाति का है। कोई घड़े वगैरह बनाता है, कुम्हार बोल दिए, ठीक है। कोई यार कथा वगैरह सुनाता है, पंडित बोल दिए। लड़ाई झगड़ा करता है, क्षत्रिय बोल दिए। युद्ध वगैरह करता है, क्षत्रिय बोल दिए। तो यहाँ पे ये कंडीशन थी, यहाँ पे ये कंडीशन थी, एकदम एग्जैक्ट कंडीशन हमको पता नहीं थी। तो यहाँ की जो वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था का एग्जैक्ट हमको पॉइंट पता नहीं चलता। लेकिन पेशे के आधार पे, पेशे के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का वर्ण होता था, लोगों का वर्ण होता था। यानी किसके आधार पे? उनके पेशे के आधार पे। पेशे मतलब कार्यों के आधार पे। किसके आधार पे? कार्यों के आधार पे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के वर्ण का पता चलता था, ठीक है। और ये भी हमको केवल और केवल काल्पनिक है, ये अनुमान लगाया गया है। खुदाई से जैसी जैसी हमको जो चीजें प्राप्त हुई हैं उसी के अनुसार हम ये सारा सिस्टम देखते हैं या ये सारा सिस्टम हमको पता चलता है, ठीक है। तो ये पेशे से रिलेटेड भी हमको याद रखना है। उसके अलावा समाज में अगर हम लोग बोल दें पेशे कौन कौन से, तो जैसे यार पेशे हमारे यानी हमारे व्यापारी वर्ग हो गया, व्यापारी वर्ग के साथ साथ हमारा हो गया पुरोहित वर्ग, पुरोहित वर्ग के साथ साथ श्रमिक वर्ग हो गया एंड श्रमिक वर्ग के साथ साथ हमारे जो भी हमारे शिल्प वगैरह के कार्य करते थे, तो ये सारा सिस्टम भी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो शिल्प वगैरह के जो भी हमारे कार्य होते थे वो यार सिस्टम यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। तो एक चीज अगर और लिखना चाहते हो तो शिल्प भी लिख सकते हैं कि शिल्प वगैरह, शिल्प वर्ग चौथा, तीसरा, दूसरा, इटेसेट्रा डाल सकते हैं, इटेसेट्रा डाल सकते हैं। और कई भी कार्य हो सकते हैं, और कई कार्य हो सकते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा किए जाते थे, ठीक है। तो उनके कार्यों के आधार पे और इनके पेशे के आधार पे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का हमारे क्या पता चलता था? उनकी वर्ण व्यवस्था का पता चलता था, ठीक है। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ के जो समाज की स्थिति थी वो यार हम लोगों ने वर्ण व्यवस्था भी देखा और शासन व्यवस्था कहती थी वो मात्र सत्तात्मक थी, वो भी हम लोगों ने देखा। अब इसके बाद ये देखते हैं कि यहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था थी पूरी तरीके से शांतिपूर्ण सामाजिक व्यवस्था थी।
किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रमाण नहीं मिलता, युद्ध का प्रमाण नहीं मिलता है, किसी भी प्रकार के राजा का प्रमाण नहीं मिलता और ना ही राजा के साथ उनके सैनिकों का प्रमाण नहीं मिलता। इसी कारणवश ये अनुमान लगाया जाता है या ये हमको पता चलता है, ये कल्पना की जाती है कि यहाँ पे जो भी हमारी व्यवस्था थी वो कैसी व्यवस्था हमारी देखने के लिए मिलती थी। ठीक है, इसके बाद अगर और बात करें तो इसके बाद यार यहाँ पे हमारे जो व्यक्ति होते थे वो शाकाहारी और मांसाहारी, समाज के जो भी लोग होते थे वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के व्यक्ति पाए जाते थे। यानी खुदाई से हमको यार कुछ मछलियों के कांटों के अवशेष मिलते हैं, कुछ मांस के अवशेष मिलते हैं, कुछ हड्डियों के अवशेष मिल जाते हैं, जिस कारणवश पुरातत्वविद लोग या जो भी हमारे इतिहासकार लोग हैं वो अनुमान लगाते हैं या कल्पना करते हैं कि यहाँ पे जो भी हमारे व्यक्ति थे समाज में वो शाकाहारी किस्म के भी थे और मांसाहारी किस्म के भी व्यक्ति हमारे पाए जाते थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो पुरुष होते थे या जो स्त्रियां होती थी वो आभूषण का प्रयोग करती थी। आभूषण के साक्ष्य भी हमको देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि दोनों वर्ग के लोग करते थे, पुरुष भी और स्त्रियां भी। ठीक है, इसके अलावा अगर और बात करें तो यहाँ के जो व्यक्ति होते थे वो यार क्या करते थे, अपने मनोरंजन के लिए शिकार करना पसंद करते थे। ठीक है, पासे खेलना पसंद करते थे, पासे खेलने के साथ साथ और क्या करते थे, वो लोग नृत्य करना भी पसंद करते थे। ठीक है, तो इन सारी चीजों को हमको यार याद रखना है, नृत्य करना भी वो लोग पसंद करते थे। पशुओं की लड़ाई वगैरह हो गया, इन सारी चीजों को भी वो लोग पसंद करते थे, इन सारी चीजों को भी पसंद करते थे मनोरंजन के रूप में यहाँ के लोग। ठीक है, और इसके अलावा और बात करें तो यार यहाँ के जो व्यक्ति होते थे वो पूर्णतः सूती वस्त्र पर निर्भर होते थे। यानी ऊनी वस्त्र के साथ साथ सूती वस्त्रों के साथ साथ यहाँ के लोग ऊनी वस्त्र का प्रयोग भी करते थे। ठीक है, तो ये 3-4 पॉइंट या 5 पॉइंट जो भी फैक्ट के रूप में है, आप लोग यार आसानी से इसको समझ पाओगे और इसका अध्ययन कर पाओगे तो पूरी की पूरी जो भी हमारी समाज की व्यवस्था है उसका अंदाजा हमको लग जाता है। ठीक है, उसका अंदाजा हमको लग जाता है कि फाइनली यहाँ की समाज की स्थिति कैसी थी। ठीक है, देखते हैं अभी मैंने क्या बोला कि समाज में शांतिपूर्ण व्यवस्था थी, शांतिपूर्ण व्यवस्था थी, ना ही कोई युद्ध का प्रमाण, ना ही कोई अस्त्र शस्त्र का प्रमाण और ना ही कोई राजा का प्रमाण, ना ही कोई सैनिक का प्रमाण यहाँ पे नहीं मिलता है। इसी कारणवश यहाँ के लोग क्या थे, एकदम शांतिपूर्ण ढंग से अपना जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है, उसके बाद समाज के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के समाज के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। यहाँ पे जो व्यक्ति थे वो शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे, दोनों प्रकार के हमको साक्ष्य मिल जाते हैं। खुदाई के दौरान हमको यार मछली के कांटे मिलते हैं, खुदाई के दौरान मछली के कांटे मिलते हैं, जिससे ये अंदाजा लगाया जाता है, ये अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ के समाज के जो व्यक्ति थे वो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों किस्म के लोग पाए जाते थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ के समाज के लोग, समाज के स्त्री एवं पुरुष, समाज के स्त्री एवं पुरुष क्या करते थे, दोनों ही
दोनों ही आभूषणों का प्रयोग करते थे। आभूषणों का प्रयोग भी करते थे। खुदाई के दौरान हमको कुछ आभूषण मिले होंगे जिससे ये अनुमान लगाया गया कि यहाँ के समाज के लोग क्या करते थे, आभूषण का प्रयोग करते थे। उसके अलावा समाज के जो लोग थे, समाज के लोग सूती वस्त्र के साथ साथ सूती वस्त्र के साथ साथ ऊनी वस्त्र का भी प्रयोग करते थे। यानी सूती वस्त्र का प्रयोग तो करते ही थे और साथ ही साथ ऊनी वस्त्र का भी प्रयोग करते थे। एंड उसके बाद समाज के जो लोग थे, समाज के सिंधु घाटी सभ्यता के समाज के जो लोग थे वह अपने मनोरंजन के लिए क्या करते थे, मनोरंजन के लिए वो लोग क्या करते थे, अगर बात करें तो वो लोग शिकार करना पसंद करते थे। शिकार करना, नृत्य करना, पांसे खेलने के साथ साथ पशुओं को पालना इटेसेट्रा, ये सारी चीजें वो लोग क्या करते थे, यहाँ के समाज के लोग ये सारी चीजें यहाँ पे करते थे, जिससे ये अंदाजा लगाया जाता है पुरातत्वविदों द्वारा, या ये अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ के समाज के जो लोग थे या सिंधु घाटी सभ्यता के जो समाज के लोग थे उनकी कंडीशन कैसी थी ये यार हमको पता लग जाता है। ठीक है, तो ये थी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था। क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की ये हमारी सामाजिक व्यवस्था थी। तो यार हम आशा करते हैं, या मैं यही आशा करता हूं कि पूरी की पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था आपको पसंद आई होगी और समझ में आई होगी। ठीक है, बाकी इसके आगे की बात हम किसी अगले क्लास में करेंगे। बाकी अगर क्लास अच्छी लगती है, तनिक भी आपको यार समझ में आता है, या तनिक भी आपको इस क्लास से हेल्प मिलती है पढ़ने में, तो आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक यार इस चैनल को शेयर भी करना। ठीक है, बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। इसी के अगले चैप्टर से हम बात करेंगे। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, जय हिंद।